सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग पिछली कक्षाओं में किए गए अध्ययन, जो हम लोगों ने अध्ययन किया था, पिछली कक्षा में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि पंच महापुरुष योग क्या है और उनके क्या क्या फल हैं, किन किन ग्रहों के माध्यम से पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। हम लोगों ने बढ़िया से अध्ययन करने का प्रयास किया था। कभी कभी यह भी स्थितियां उत्पन्न होती है कि पंच महापुरुष योग में कोई योग एक तो बन तो जाता है, तो उसके फल नहीं दिखते। उसके कारण क्या हो सकते हैं? हम सबों को फलादेश में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? हम सबों को फलादेश में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो सबसे पहले यह जो कुंडली है, इसमें शुक्र देव के द्वारा पंच महापुरुष, जिसे मालव्य योग कहा जाता है, यदि शुक्र देव केंद्र में अपने राशि या अपने उच्च की राशि में अवस्थित होते हैं, तो पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। जैसा कि परसों की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर मंगल देव अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि के हैं तो रोचक योग, बुध देव अगर स्वराशि या अपने उच्च राशि के हैं तो भद्र योग, गुरुदेव अगर अपने स्वराशि या उच्च राशि के हैं तो हंस योग, शुक्र देव अपने स्वराशि या उच्च राशि के हैं तो मालव्य योग, अगर शनि देव अपने स्वराशि या अपने उच्च राशि के हैं तो सस योग का निर्माण होता है। यह हम लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा, फल दीपिका पुस्तक में। अब यहाँ पे सभी ग्रहों की तीन तीन राशियां हो जाती है। मंगल देव की जो राशि है वह तीन राशि मंगल देव के भी हो जाते हैं, 1, 8 एवं 10। बुध देव के सिर्फ 2 राशि, 3, 6। गुरुदेव के भी 3 राशि, 9, 12 एवं 4। शुक्र देव की भी 3 राशि, 2, 7 एवं 12। शनि देव की 3 राशि, 10, 11 एवं 7। इसमें किस राशि में अगर अवस्थित है तो कितना अत्यधिक फल मिलता है? यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में हंस योग भी बना हुआ है एवं मालव्य योग भी बना हुआ है, दोनों ही योग है। तो यह जिस व्यक्ति की कुंडली है उस व्यक्ति को तो बहुत अत्यधिक लाभ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए गुरुदेव। नियम इसका यह कहता है, यह तो पुस्तकों की बात आ गई कि हंस योग एवं मालव्य योग का क्या क्या फल मिलता है। हम उसके पुनरावृत्ति कर लेते हैं, रूप से भी यह ज्ञात है। हंस का मतलब होता है यह सभी पक्षियों में श्रेष्ठ है, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ है। अगर कहीं हंस हो और अन्य प्रकार की पक्षियां हो तो लोग हंस को देखते रह जाता है। यानी कि व्यक्ति में इतने अच्छे अच्छे गुण विकसित होते हैं कि वह व्यक्ति सर्वोपरि हो जाता है, कम से कम जहाँ पे है, जिस परिवेश में है उस परिवेश का। तभी तो हंस योग का मान रहा। मालव्य योग की बात है कि व्यक्ति धैर्यवान भी, क्योंकि शुक्रदेव बड़े धैर्यवान हैं और शांत स्वभाव के भी हैं। धैर्यवान होना, शांत स्वभाव का होना, अपने आप को अनुशासन में रखने वाला, बुद्धिमान एवं धनवान भी, क्योंकि शुक्रदेव धन के अभिलाषी ग्रह है और भौतिक सुखों के भी कारक हैं। तो सभी प्रकार के भौतिक सुखों का मिलना, यह सब होता है। तो क्या यह जिस व्यक्ति की कुंडली है, क्या उन्हें अच्छा फल मिल रहा है?
हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर 2-3 नियम बन जाते हैं कि कितना ज़्यादा प्रभावी है। अब यहीं पे अगर उच्च राशि में अगर बना, जैसे देवगुरु बृहस्पति की 3 राशियाँ हैं, जिसमें 9 4 नंबर की राशि उच्च राशि हो गया, 9 नंबर की राशि मूल त्रिकोण, 12 नंबर की राशि स्वराशि। अगर यह कर्क राशि में बनता है तो 100% फल देगा। यहाँ बना तो यह 66% फल देगा। 12 नंबर की राशि यानी कि जो स्वराशि है, मूल त्रिकोण नहीं है, 33% फल देगा। ऐसे हम लोग कह सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर शुक्रदेव 7 नंबर की राशि में है तो 66% फल देंगे। अपने उच्च राशि में अगर होते, 12 नंबर की राशि होती केंद्र में ही, वहीं पे शुक्रदेव होते तो 100% फल देने वाले होते थे, यानी कि। लेकिन अब यहीं पे देव गुरु बृहस्पति 4 नंबर की कर्क राशि में है तो क्या यह पूर्ण फल दे पा रहे हैं? नहीं। हम फलादेश में किस प्रकार बोले? क्या यह समझना जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है गुरुदेव। तो सबसे पहले यह देखें कि प्रथम दृष्टया हमें क्या क्या देखना है, क्योंकि यह बेसिक की कक्षा है और फल दीपिका पुस्तक का आधार है। तो हम वह सभी पढ़ें, सभी चीज जितना हम लोग पुस्तक में पढ़ते चलते हैं तो उसको हम लोग किस प्रकार से फलादेश में उपयोग कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले उस ग्रह को देखें जो पंच महापुरुष योग बना रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को देख कौन रहा है? तो चंद्रमा देख नहीं रहे हैं, सूर्य देख नहीं रहे हैं, शुक्र देख नहीं रहे, मंगल देख नहीं रहे, नहीं देख रहे। राहु नहीं देख रहे हैं, सूर्य नहीं देख रहे हैं, बुध नहीं देख रहे हैं, शनि नहीं देख रहे हैं, किसी भी भाव का स्वामी नहीं देख रहा है। किसी भाव का स्वामी देख रहा है? नहीं गुरुदेव। नहीं देख रहा है। एक ही ग्रह देखा जा रहा है, एक ग्रह के द्वारा, वह केतु के द्वारा देखा जा रहा है। केतु देव बुरे ग्रह नहीं है पापक ग्रह, ठीक है, 12वें भाव में बैठे हुए, ठीक है, कुछ तो नुकसान कर ही रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह यदि किसी भी ग्रह को देखता है तो उनके प्रभाव में कमी करता है। यह एक सामान्य नियम है। लेकिन विशिष्ट नियम यह भी है कि यदि कोई ग्रह, इस नियम को समझें, यदि कोई ग्रह जिस भाव में है, जिस भाव में है, वह ग्रह उस भाव का कारक भी है और वह जिस ग्रह को, और वह जिस ग्रह को देखता है, देखता है और उसके कारकत्वों में सहयोग देने वाला होता है, तो उस गुणों के लिए वह हेल्प कर देता है, मदद करता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि 12वें भाव में केतु देव बैठकर देव गुरु बृहस्पति को देख रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह किसी भी ग्रह को देखते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाती है। परंतु विशिष्ट नियम यह है कि यह 12वां भाव है, 12वां भाव मोक्ष का होता है और मोक्ष के देवता, मोक्ष के कारक, मोक्ष के प्रतिनिधित्व करने वाले केतु ग्रह है और बगैर ज्ञान का मोक्ष मिल नहीं सकता। तो उस बिंदु के लिए यह केतु देव मदद करेंगे, अत्यधिक लाभ भेजेंगे। स्पष्ट होता है कि अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत यह जिस व्यक्ति की कुंडली होगी, वह व्यक्ति पूजा पाठ पर थोड़ा ज्यादा ही विश्वास करता होगा एवं बात बात पर अपने कोई भी काम करने से पहले वह बार बार डरता होगा कि हम कोई अगर बुरा काम करेंगे तो अगले जन्म में क्या जवाब देंगे, हमें भी ऊपर जाना, जाएंगे तो अकेले जाना। इसलिए यह लोभ लालच वाली बात मत करो जी। सोचता तो है लेकिन सोच के डर जाता है और उस पर वह अमल नहीं करता। अगर इस प्रकार के योग बनते हो तो अन्य व्यक्तियों से कुछ ज्यादा ही यह हो गया। तो केतु देव
अध्यात्मिक में सहयोगी ग्रह होते हैं तो उतना नुकसानदायक नहीं, लेकिन कुछ यह नुकसान करती है। दूसरे और कायदे से भी हम देखेंगे कि क्या ग्रह की स्थिति कैसी है, तो उसको देखने के लिए हम ग्रहों के अंशात्मक मान के आधार पर या नवमांश कुंडली जनरेट कर रहे हैं तो नवमांश कुंडली में देख लेंगे कि देवगुरु बृहस्पति नवमांश कुंडली में कहाँ पे है, कहीं बुरे भाव में तो नहीं है या खराब स्थिति में तो नहीं हो गए। तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान 11 है, यानी कि चौथे नवमांश में। तो कर्क का चौथा नवमांश कौन सा होता है? कर्क का नवमांश कर्क से ही शुरू होता है ना। जी गुरुजी। कर्क का नवमांश कर्क से ही शुरू होता है। यदि नहीं समझ में आता है तो कर्क राशि में बैठे गुरु का नवमांश देखना है, तो उससे पिछली राशि में 9 से गुना कर दे, यानी 3 है तो 9 से गुना कर देंगे, 9 3 27, और यह चौथा नवमांश है, 27 में 4 जोड़ देंगे, 27 4 31 हुआ, 12 के गुना को कम कर लेंगे तो 24 कम हो गया तो 7 हो गया, यानी कि तुला राशि में है। तुला राशि शुभग्रह की राशि है, वह राशि केंद्र में ही बना हुआ है और उस राशि का स्वामी अपने ही भाव में है। तो यह पंच महापुरुष में हंस योग जो है यह बना, यह कुछ ना कुछ प्रभावी है, कुछ ना कुछ प्रभावी है और कुछ ना कुछ नुकसानदायक भी है। प्रभावी किस क्षेत्र में है, नुकसानदायक किस क्षेत्र में है, इसका भी आकलन करने की क्षमता हम सबों को होनी चाहिए। तो जहां पर मोक्ष की बात आ जाती है तो वहां पे विरक्ति होती है, सांसारिक सुखों से विरक्ति होती है। परंतु यह देवगुरु बृहस्पति नवमांश में भी शुक्र देव की राशि में है। व्यक्ति सुखी संपन्न होगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, बार बार कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। परंतु कहीं ना कहीं ये प्रसिद्धि देने वाला है, योग है, यह योग प्रसिद्धि देने वाला है। हाँ हेलो, हाँ अच्छा बाद में। तो यह जो प्रसिद्धि देने वाला है अपने ज्ञान एवं प्रतिष्ठा के लिए या विद्वता के क्षेत्र में या बुद्धिमता के क्षेत्र में जो प्रसिद्धि देने वाला है उसका यह खंडन कर रहा है केतु। केतु विरक्ति देता है, कुछ कमी कर रहा है, केतु के कारण यह कमी हो रही है। जिस सदस्य की यह कुंडली है सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे कि क्या जो अभी बातें जो चर्चा हुई इस प्रकार की बातें हैं या नहीं है, अगर वह सदस्य कक्षा में उपस्थित है। जी गुरुदेव सही कह रहे हैं आप। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं यह मालव्य योग पर कि क्या मालव्य योग कितना प्रभावी हो रहा है। तो एक तो मालव्य योग 66% हुआ, 100% तो है नहीं, क्योंकि यह अपने मूल त्रिकोण राशि में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। तो 66% लाभ दिया। अब यहाँ पर देखें कि यह इस किस भाव के स्वामी से युक्त या दृष्ट है, तो शुक्रदेव 8वें भाव के स्वामी से युक्त भी है, थोड़ी सी कमी आई। हालांकि ये मंगल देव लग्नेश भी हैं, लग्नेश का अष्टमेश से दोष का, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं करता, केंद्र भाव के स्वामी से भी युक्त हैं। परंतु ये जो केंद्र भाव का स्वामी है चंद्रमा वह क्षीण है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में यह हंस योग बना रहे हैं, क्या राशि का स्वामी बलवान है? तो राशि का स्वामी बलवान नहीं है, क्षीण है। कुछ कमी यहाँ से भी देखने को मिली, हंस योग में भी एवं मालव्य योग में भी कुछ कमी देखने को मिला। मालव्य योग में तो और कमी आ गई, क्योंकि
इस मालव्य योग पर शनि की भी दृष्टि है। शनिदेव एकादश शेष भी हैं, 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, पापग्रही कहलाते हैं। यदि शनि देव की दो राशियां हैं, एक 10वें भाव में है, दूसरा 11वें भाव में है, तो शनिदेव पापग्रही होते हैं। पापग्रह के गुण धर्म क्या है? तो अच्छे कार्यों से थोड़ा अलग हो जाना, अच्छे कार्यों से शुभ ग्रहों का धर्म एवं कर्तव्य गुण धर्म है कि अच्छे कार्यों का बढ़ावा देना। पापग्रह का क्या काम है? बुरे कर्मों का बढ़ावा देना, यानी कि शुभ और पाप यही है ना जी। जी। तो जब शनि देव पापग्रही हैं और उनकी दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है शुक्र पर, हालांकि मित्र हैं, परंतु दोनों के गुण धर्म में काफी अंतर है। जहां शुक्र देव संपन्नता के कारक हैं, धन के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक हैं, वैभवशालिता के कारक हैं, वहीं शनिदेव दुखों के कारक हैं। दोनों के गुण धर्म में विपरीता हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गुरुदेव। तो शनिदेव दुख देने वाले हो गए, बुरे भाव के स्वामी से दृष्ट हो गए, और यहाँ संपन्नता की बात आई। तो फिर यह शनि देव के कारण भी एवं लग्नेश यानी कि अष्टमेश की युति यह उतना प्रभाव नहीं दे रहा है, हानि नहीं कर रहा है, क्योंकि लग्नेश भी है। लेकिन क्षीण चंद्रमा के साथ में हो जाने से अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है कहीं भी, अगर किसी कमजोर ग्रह के साथ में हो और मन ही जब कमजोर हो जाए तो फिर क्या योग मिलेगा? इसलिए यह योग तो बनते दो दो दिख रहे हैं, परंतु उतने प्रभावी नहीं हुए। अब हम लोग यहाँ शुक्रदेव के अंशात्मक मान से थोड़ा इनके नवमांश में भी देखें तो शुक्रदेव तुला राशि के 25 अंशों के हैं, यानी कि 8वीं नवमांश हो गया। तो 6 पहले है तो 6 9 54 और 8 62, 12 25 60, 2 नंबर की राशि में है नवमांश में। नवमांश में भी स्वराशि के हैं, जो वह राशि लग्न कुंडली के शुभ भाव में है। अगर यहीं केवल शनि से दृष्ट नहीं होते और चंद्रमा छीन नहीं होता तो यह दोनों योग, हंस योग एवं मालव्य योग, दोनों ही काफी प्रभावी होते। हम लोगों ने परसों की कक्षा में पढ़ा और यह सदस्य जिनकी कुंडली है वह भी कक्षा में शामिल थे। फिर उन्होंने कहा कि यह योग तो बन रहे हैं, परंतु मेरे कुंडली में है तो बन रहे हैं, लेकिन वह जीवन में ही प्रभावी नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? तो अब आशा करते हैं कि आप सब समझ पाए होंगे कि पंच महापुरुष योग बनते हैं, परंतु कब वह प्रभावी होता है, कब अप्रभावी होता है। अब तो इसमें कहीं से कोई संशय नहीं रहा ना? नहीं गुरुदेव, समझ में आ गया। अब इसके बाद में फलदीपिका पुस्तक के योगाध्याय के 7वें श्लोक में या पृष्ठ संख्या 113 पर, फलदीपिका पुस्तक के 113 पृष्ठ पर चंद्रमा से बनने वाले 4 योग के बारे में चर्चा की गई है। अनफा, सुनफा, दुरुधरा एवं केंद्रुम योग। आप लोगों के पास में पुस्तक है, पढ़ सकते हैं, या समूह में भी पुस्तक शेयर की गई है, पुनः दोबारा हम पीडीएफ शेयर कर देंगे। हम लोग तो ज्ञान के आदान प्रदान पुस्तकों के माध्यम से करते हैं, एक दूसरे के ज्ञान बढ़ाने में सहयोगी बनते हैं। तो पुनः पुस्तक शेयर कर, जिस सदस्य के पास में होगा, अगर सुन रहे होंगे तो समूह में पुनः शेयर कर देंगे। तो अब इन चारों योगों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अनफा क्या है, सुनफा क्या है, यह योग होता क्या है, बनता कैसे है, पुस्तक में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले पुस्तक की बात को हम लोग पढ़ लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक का पन्ना हमने खोल रखा है। तो पुस्तक में लिखा हुआ है कि अब 4 योग बताते हैं। इन चारों योगों का विचार चंद्र राशि से किया जाता है। चंद्र राशि का मतलब यह हुआ कि चंद्रमा जहाँ पे बैठा हुआ है वहीं से विचार किया जाता है। इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा तुला राशि का होकर 7वें भाव में बैठा हुआ है।
इन चारों योगों में सूर्य देव को नहीं लिया जाता, सूर्य को लिया ही नहीं जाता। एवं राहु केतु को भी नहीं लिया जाता, राहु केतु कोई ग्रह ही नहीं है, यह तो छाया है। तो जब छाया है तो उसमें वास्तविकता ही नहीं, तो जिसमें वास्तविकता नहीं है उसको नहीं लिया जाता है। सूर्य को भी नहीं लिया जाता है। सिर्फ कौन कौन से ग्रह, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों के संयोग से यह बनता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि। सूर्य देव को इसमें नहीं लिया गया है। अब क्यों नहीं लिया गया है, उसके कारण है, जब सूर्य के अगल बगल में जब चंद्रमा अगर होता है तो चंद्रमा वैसे छीन हो जाता है। तो जब चंद्रमा ही छीन हो गया, तो कमजोर हो गया, तो चंद्रमा के माध्यम से कोई योग बनेगा? नहीं गुरुदेव। बनेगा ही नहीं। इसलिए सूर्य को नहीं लिया जाता। अगर जिसके चंद्रमा के साथ में या 12 में या दूसरे भाव में सूर्य होते हैं, वह अनफा सुनफा या दुर्धरा योग कुछ भी बने, वह उतना प्रभावी नहीं होता है। अब इन सूत्रों पर पढ़ते हैं कि अनफा योग क्या है। तो यदि चंद्रमा जहां पे कुंडली में है उससे 12 में, यदि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि देव, इन 5 में से कोई भी 1, 2, 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो या 5 ही हो, तो यह अनफा योग बनता है। यह योग भी अच्छा है, यह योग भी अच्छा है। इसका प्रारंभिक सूत्र हमारे गुरुजनों ने कहा है कि चंद्रमा मन है, मन चंचल होता है एवं मन सभी की सादा ही होता है, सफेद पेपर के जैसा। धीरे 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 हम अपने परिवेश में जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वह सभी हमारे मन पर अंकित होता चला जाता है, या जो हम सीखते हैं वह हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित होता चला जाता है और हम वैसे ही रहते हैं। और जिस भाव की बात करें, अगर यहीं पे चंद्रमा लग्न में हो तो चंद्रमा से 12 में, चंद्रमा से दूसरे, यह चंद्रमा रूपी मन के ये 2 आंखें हैं। यहाँ भी ग्रह होना, यानी कि मन इस ग्रह के माध्यम से देख रहा है, एवं मन अगर यहाँ भी ग्रह है तो मन इस आंख के माध्यम से देख रहा है, यानी कि सपोर्ट करता है, देखता है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चंद्रमा के दोनों तरफ में ग्रह होता है तो मन को एकाग्र या स्थिर रखने में सहयोग करता है। यदि दोनों तरफ में कहीं कोई ग्रह ही नहीं हो तो मन तो चंचल है, फिर उसको सहयोग देने वाला, उसको दिशा देने वाला उसका आंख ही नहीं है, तो फिर तो मन कहीं ना कहीं घूमता ही रहेगा ना। जी गुरुदेव। इसलिए अक्सर यह देखा जाता है कि जिसके कुंडली में चंद्रमा अगर दुर्धरा योग में नहीं है, दुर्धरा योग का मतलब होता है कि चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह का होना। तो जिसके चंद्रमा के दोनों तरफ ग्रह होते हैं वह व्यक्ति थोड़ा स्थिर बुद्धि का ज्यादा ही होता है, थोड़ा स्थिर बुद्धि का ज्यादा क्या होता होता है। है? हाँ, अनफा योग भी अच्छे योग होते हैं। जो चंद्रमा से 12 में बना अनफा योग, यदि चंद्रमा के दूसरे भाव में 12वें भाव में कोई ग्रह न हो, दूसरे भाव में ग्रह हो, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि में से कोई एक या इसमें से अत्यधिक या 5 ही ग्रह हो, तो यह सुनुफा योग बनता है। यह भी अच्छा होता है, यह भी अच्छा होता अच्छा है। हो। अगर दोनों ही तरफ ग्रह हो तो यह और अच्छा होता है।
यह तीनों सुखद योग हैं, तीनों सुखद योग होता है। अब अलग अलग ग्रहों से सुनफा अनफा गुरुहरा योग बनता है, उसके अलग अलग फल हैं। यहाँ पर ग्रहों की दशाएं भी की गई है। अब यहाँ पर देखा जाए, जो हम लोगों ने अभी से कुछ क्षण पहले मालव्य योग की बातें पढ़ी थी, तो बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, जो शुक्र यह 11:25 तक है और 1:23 से शुरू है शुक्र की दशा। तो इधर पिछले 2 वर्षों में, यानी 1.5 वर्षों में, नहीं ना, पूरा 23, पूरा 24 और 25 का यह 5वां महीना चल रहा है, तो 4 महीने यानी कि 2 वर्ष 4 महीने यानी कि 2.25 वर्ष लगभग मान सकते हैं, 2 वर्ष 3 महीने। तो इन 2 वर्षों में इनको संपन्नता से संबंधित कुछ न कुछ फल अवश्य मिले होंगे, लेकिन उतने पूर्ण फल नहीं मिले होंगे। कुछ न कुछ संपन्नता में, कुछ न कुछ वैभवशालिता में, कुछ न कुछ समृद्धि में जरूर विकास हुआ होगा पहले की अपेक्षाकृत इन 2 वर्षों में। क्या यह बातें सही है? नहीं गुरुदेव, इस समय पे बहुत ज्यादा परेशानी आई है मेरी लाइफ में अब। अच्छा जी, तो इसके और दूसरे कारण हो सकते हैं। तो वह दूसरे कारण क्या हो सकते हैं? और कुंडलियों के गोचर भी, और कुंडलियों के गोचर भी ग्रहों के। और कुंडलियों के गोचर के कारण भी ग्रहों के। तो और गोचर की बात की जाए तो शनिदेव तो 2.5 वर्ष यहीं पे थे। शनिदेव 2.5 वर्ष अपने स्वराशि के थे या नहीं थे? अपने मूल त्रिकोण राशि के थे। जी गुरुदेव। तो जब भी कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है, अपने उच्च राशि में होता है, अपने स्वराशि में होता है, वह ग्रह बलवान होता है। वह ग्रह बलवान होता है। बलवान तो है, और बलवान ग्रह के द्वारा लग्न पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है, जो नीच की दृष्टि है। एकादश अच्छे फल नहीं देते। तो जब लग्न पर ही जब नीच की दृष्टि है, तो जितने दिन तक लग्न पर नीच की दृष्टि होगी, तो लग्न को क्या अच्छा फल मिलेगा इन 2.5 वर्षों में, 2.25 वर्षों में? अब बातें स्पष्ट हो गई कि लाभ क्यों नहीं मिला, समस्याएं ही क्यों आई, दुख ही क्यों मिल रहा। जी गुरुदेव। अब तो कहीं से संशय नहीं रहा ना। नहीं। यानी कि समस्याएं हैं, इतने अच्छे योग बने लेकिन समस्याएं हैं, क्यों हैं? तो ग्रह के गोचर भी तो प्रभावी होते हैं ना, जैसे कि राशि पर आधारित हो जाए, कैच किसी भी अपने है जिस भाव गुरुदेव। में गोचर। क्या? शनि बाधक राशि। ठीक है, जो भी कई प्रकार से एक दो चर्चा हम लोग कर रहे हैं। एवं और भी इधर पिछले 1 वर्षों में तो थोड़ी और स्थितियां खराब थी। अब स्थितियां कुछ अच्छी होने वाली है इनकी। अब कुछ स्थितियां ठीक होने वाली है। देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे पिछले 1 वर्षों से। अभी वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं ना। जी गुरुदेव। जी। और और इनकी नीच की दृष्टि यहाँ पड़ी कर्तव्य भाव पर। तो कर्म भाव पर भी नीच की दृष्टि देव गुरु बृहस्पति का, जो द्वादश शेष भी है। तो 12वें भाव का स्वामी का दायित्व भी तो कुछ निभाएंगे ही ना, हल्का फुल्का। मान लीजिए कि 10% ही दोष हुआ, हालांकि 9वें भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो अधिक फल यहाँ का देंगे।
100% में 80% यहाँ का देंगे, 70% देंगे, 65% देंगे, लेकिन 12वें भाव का 2, 4, 5% भी तो फल देंगे कि नहीं देंगे? देंगे गुरुदेव। 12वें भाव, तो 12वें भाव के स्वामी की नीच की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है पिछले 1 वर्षों से, तो कार्य भी सभी कमजोर खराब। शनि की दृष्टि लग्न पर, तो क्या यह शुक्र देव की जो मालव्य योग जिनके शुक्र के कारण बन रहा है, तो इन समयों में अच्छे फल मिलने चाहिए, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? तो वर्तमान में गोचर के कारण लग्न प्रभावित हुआ, कर्म प्रभावित हुआ। स्पष्ट हुआ यहां तक बातें? जी गुरुदेव। जी। अब तो मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रहा ना? जी गुरुदेव। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं, यही अनफा सुनफा दुरुधरा योग पर एवं केंद्रीय योग पर। तो ये जो अनफा सुनफा दुरुधरा योग है, यह अच्छे योग माने जाते हैं, परंतु केंद्रुम योग अच्छा नहीं माना जाता। केंद्रुम दोष बहुत ही बुरा दोष होता है। वह क्या है? तो चंद्रमा जहां भी हो, अकेला हो, एवं उसके दूसरे या 12वें कोई ग्रह ना हो। यदि इस कुंडली में तो अनफा योग बन रहा है। अनफा योग बना क्योंकि चंद्रमा से 12वें ग्रह है, बुधदेव है। लेकिन जिस ग्रह के द्वारा यह अनफा योग बन रहा है, या यह ग्रह बलवान है। यदि ग्रह बलवान होगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बुधदेव 20 अंशों के हैं, सूर्यदेव 17 अंश के हैं। जिस ग्रह के द्वारा अनफा योग बन रहा है, वह ग्रह ही कमजोर है, अस्त है। भले ही वह अपने उच्च राशि का ही क्यों ना हो, लेकिन अस्त तो है। तो अस्त ग्रह प्रभावहीन होते हैं, उनके द्वारा कोई सुफल की आशा नहीं की जा सकती। तो क्या अनफा योग का फल यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा गुरुदेव। तो जिस ग्रह के कारण अनफा सुनफा या दुर्धरा योग बन रहा हो, उस ग्रह को बलवान होना आवश्यक है। एक दूसरी नंबर वाली बात यह है कि यदि अनफा सुनफा दुर्धरा योग 6ठे 8वें 12वें से संबंध न बनाता हो तो उत्तम बात है। अगर यही चंद्रमा यहाँ पर होता और यहाँ पे बुधदेव होते, भले नीच के हो गए लेकिन है तो चाहे जैसे भी, तो यह तो 12वें भाव से संबंध बना लिया। अगर चंद्रमा यहाँ पर होता, यहाँ पे बुधदेव होते, तब तो 12वें भाव से संबंध नहीं बना ना, तो यह ज्यादा फलदायी हो जाता है। यानी कि 6ठे 8वें 12वें का संबंध बन जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है। तो दोनों कायदों से वीक हो गया, तो अनफा योग का फल है। अगर यही चंद्रमा से दूसरे कोई ग्रह है तो सुनफा, दोनों तरफ कोई ग्रह है तो दुरुधरा। अब हम लोग चलते हैं केंद्रुम दोष पर चर्चा करते हैं। केंद्रुम दोष अच्छा योग नहीं माना जाता। केंद्रुम योग, चंद्रमा कुंडली में जहां हो, अकेला हो, और चंद्रमा के दूसरे या 12वें में कोई ग्रह न हो, तो केंद्रुम दोष बनता है। चंद्रमा अकेला हो और उसके दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं हो, तो यह केंद्रुम दोष होता है। यह केंद्रुम दोष होने से जीवन में एक आध बार भूल चूक से कभी कभी इतनी बड़ी गलतियां हो जाती है कि जीवन भर उस गलती का सजा हम भुगतते रहते हैं। ऐसी घटनाएं हो जाती है। वह घटनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिसका हानि हमें जीवन भर उठाना पड़ सकता है।
ऐसी भी समस्याएं आ सकती हैं, होती भी। हमारे भी जीवन में एक कई बार ऐसा हो चुका है कि छोटी मोटी गलतियां हुई, लेकिन वो गलती तो थी छोटी, लेकिन आज भी अफसोस होता है कि ऐसे भूलवश हमने गलती क्यों कर दी। प्रायश्चित करते रहते हैं जब जब याद पड़ता है, चाहे किसी से वार्तालाप के ही माध्यम से हो, कोई कार्य से हो, कार्य तो कई प्रकार के। गुरुजी चंद्रमा की महादशा में होगा? हाँ तो वह अच्छा है, रुक जाओ से आ जाने तो आने वाली होगी 2-4-5 मिनट में, झाड़ू लगा दे फिर। और मैं जो कह रही हूँ मोटर ऊपर से मत खोला करो यार, खराब हो गई ना इस समय मुसीबत हो जाएगी, समझ नहीं रहे हो मेरी बात यार। बहुत तेज नीचे से गड़गड़ होती है उसमें, वहां से वहीं से अगर खराब हो गई तो क्या करोगे बताओ? हाँ, नहीं तब भी होती है आवाज। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ग्रह अपना फल कब देते हैं, अपनी दशाओं में देते हैं। अब यह योग अच्छा नहीं होता तो केंद्रुम योग का परिहार भी होता है। तो यदि चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह होता है तो केंद्रुम योग का परिहार हो जाता है। कौन से ग्रह? कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा के साथ में कोई भी ग्रह हो, चाहे वह राहु केतु ही क्यों ना हो, यानी कि चंद्रमा के अलावे जो 8 ग्रह बनते हैं उनमें से कोई भी ग्रह हो, अगर राहु केतु को छोड़ दिया भी जा सकता है, लेकिन हमारे गुरुजन कहते हैं कि वह भी तो जीवन पर प्रभाव डाल ही देते हैं ना। तो जिस ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है वह, लेकिन वो किसी भाव के भावेश तो नहीं होते, इसलिए उनको छोड़ भी दिया जा सकता है। तो चंद्रमा के साथ में यदि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि होते हैं, चंद्रमा के साथ युक्त होते हैं तो परिहार हो जाता है। एक सूत्र। दूसरा, आपके पुस्तक में यहां लिखा हुआ है कि केंद्र भाव में एक भी कोई ग्रह हो तो परिहार हो जाता है। 2 सूत्र बने। तीसरा, यह पुस्तक में बताया गया है, पृष्ठ संख्या आप लोग पुस्तक पढ़ सकते हैं, पृष्ठ संख्या 113, फल दीपिका पुस्तक के 113 पृष्ठ पर लिखा गया है, बताया गया है कि यदि चंद्रमा जहां पे है उससे चौथे, 7वें या 10वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो केंद्रुम दोष नहीं होता। अब यहीं पे इसी उदाहरण कुंडली में जो चंद्रमा को हम लोगों ने दूसरे भाव में मान लिया कि चंद्रमा दूसरे भाव में है, और यहाँ किसी ग्रह से युक्त नहीं है, केंद्र में भी अगर कोई ग्रह न होता तो चंद्रमा के साथ वाली तो बात आ गई, यानी कि चंद्रमा से केंद्र में तो युक्त होना भी केंद्र ही कहा जाता है। और केंद्र का यह चौथा भाव, चंद्रमा से चौथा, 7वां एवं 10वां, तो चंद्रमा को एक मान लेंगे, जहां भी चंद्रमा है उसको एक मान लेंगे। 2, 3, 4 यहाँ पे ग्रह 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि चौथा, 7वां एवं 10वां, इन किसी भी भाव में या चंद्रमा के साथ कोई ग्रह है तो केंद्रुम दोष का परिहार हो जाता है, यह लागू नहीं होता। आप लोग आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी कृपया समूह में भी लिखेंगे, और यदि किसी सदस्य को और भी कोई प्रश्न हो इस प्रकार से तो समूह में लिख सकते हैं एवं चर्चा कर सकते हैं। यदि आवश्यक लगा तो उस कुंडली को हम उसी कुंडली पर आधारित हम कक्षा आयोजित करने का भी प्रयास करेंगे। गुरुजी फलादेश में ग्रह किस नक्षत्र में वो नहीं लेते क्या? लेते हैं, वह सभी लेते हैं। अब इससे आगे एक और विषय वस्तु है जो हमने लिखा है, हम आप लोगों को उसको भी शेयर करके उस प्रश्नों पर भी चर्चा करते हैं
क्योंकि यह नियम सुबह की कक्षा की एक अलग ही बन गई। तो जो नियम बन गया उस नियम पर हम लोगों को अनुसरण करना चाहिए। वह नियम बना है कि यदि कोई सदस्य कोई परीक्षा वगैरह दे रहा है, अगर उनके परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है या मॉडल सेट उनके पास में है, तो उस मॉडल सेट पर हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे कि चाहे एक ही प्रश्न क्यों ना हो, क्या यह हम लोगों का जो निर्णय है अच्छा निर्णय है या बुरा निर्णय है। बहुत अच्छा आंटी है भाई गुरुदेव।